नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। सत्ता, साजिश और सियासत। आज इसमें बात होगी वंदे मातरम। 150 साल पूरे हो चुके हैं। भारत का राष्ट्रगीत है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लंबा भाषण दिया है और विपक्ष को और खास करके ममता बनर्जी को इस पर घेरने की कोशिश की है। उसके बाद बात करेंगे हम प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अब चुनाव हार चुके हैं बिहार में और बुरी तरह चुनाव हारे हैं। एक भी सीट उनको नहीं मिली है। इसके बाद वह कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। इस पर भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे बिहार में बुलडोजर एक्शन। सम्राट चौधरी गृह मंत्री पद संभाला और उसके बाद वो एक्शन मोड में है और जहां जहां अतिक्रमण की समस्याएं हैं और जो ऐसी जमीन जो कब्जा करके रखा गया है और न्यायालय के द्वारा खाली कराने का आदेश है, उस पर बुलडोजर चल रहा है और वो जमीन खाली कराई जा रही है। लेकिन इसमें भी अब सियासत हो रही है। सियासत कोई विपक्ष तो कर ही रहा है, अब सत्ता पक्ष की ओर से भी इसमें सियासत देखने को मिल रही है। पहले जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया, अब पूर्व सांसद आनंद मोहन उन्होंने भी सहरसा में इसका विरोध कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी विशेष बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज प्रशांत किशोर की और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। शुरू करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर, जबरदस्त कैंपेन लेकिन रिजल्ट जीरो। अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से मिलने वाले। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर चाहेंगे। देखिए, हारे को हरि नाम कहा गया है ना, यह सही भी है। जब कोई हार जाता है तो वह भगवान का भजन गाने लगता है या फिर पैसे दोस्त की तलाश करता है जो आगे उसकी जो है जीत को संभावित कर सके, है ना। तो ऐसे ही संभावना है। कांग्रेस सर, कांग्रेस तो खुद डूबी हुई है। वही तो बता रहे, कांग्रेस भी हार गई बिहार चुनाव में बुरी तरह से। और प्रशांत किशोर जी जिस जो है जोश में 3 साल तक बिहार की मिट्टी जो है ना फांकने वाले, नापने वाले बिहार की, उनको भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वह भी जो है बुरी तरह से, तो बड़ी क्या सफलता ही नहीं मिली। वही तो बता रहे, बुरी तरह से वो फ्लॉप कर गए। तो अब खबर आ रही है कि दोनों जो है हारे हुए लोग एक साथ मिलकर बिहार की सियासत में अगले चुनाव तक, लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, 30 में फिर विधानसभा चुनाव होगा, तो इसकी तैयारी जो है दोनों मिलकर करना चाहते हैं। कि नया समीकरण बिहार में बनाना चाहते हैं। तो ये एक तस्वीर जो है बन रही है। हालांकि अभी यह कब मूर्त रूप लेगा, कब इसकी तिथि तय होगी, कब यह जो है धरातल पर उतरेगा, इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसकी जो है रूपरेखा और इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश शुरू हो गई। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह कांग्रेस के बिहार प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू का कहना। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि देखिए, राजनीति में सारा विकल्प खुला रहता है। बिहार में जब चुनाव चल रहा था उससे पहले भी हमारी कांग्रेस से बातचीत हुई, कई प्रशांत किशोर से, लेकिन बातें नहीं बन सकी। उसके बाद हम लोग अपना जो है कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ी और प्रशांत किशोर अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। लेकिन फिर से जो है बातचीत हो रही है। अब इस पे थोड़ा सवाल ले लेते सर सागर जी से। एक बार सागर जी, प्रशांत किशोर जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, आप देखते हैं क्योंकि पत्रकारों के साथ भी उनका बिहेवियर आप देख चुके हैं और जो उनका बोलने का जो एटीट्यूड है या जो भी आप देख सकते हैं उस चीज को, एक बार पहले भी
प्रशांत किशोर कांग्रेस के करीब रहे हैं, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई थी। क्या लगता है दोबारा अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो क्या एडजस्ट कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर की जो महत्वाकांक्षा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। देखिए, बहुत पहले की बात है, एक खबर हम लोगों ने किया था, न्यूज हाट पे ही किया था। प्रशांत किशोर और राहुल गांधी जब पहली बार मुलाकात हुई थी प्रशांत किशोर की राहुल गांधी की, तो सारा चीज तय हो गया था। प्रशांत किशोर मोटा मोटी ये समझ गए थे कि अब हमको कांग्रेस के लिए काम करना है, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाना है। उन्होंने एक रोड मैप भी, हाँ, रोड मैप नहीं, प्रपोजल पूरा वो दिखाया गया था। वो प्रपोजल सोनिया गांधी ने देखा था, प्रपोजल सब चीज पे सहमति बन गई थी। लेकिन जो बड़े बदलाव प्रशांत किशोर कांग्रेस में करना चाहते थे, तो उसके लिए कांग्रेस एग्री नहीं हुई। और उस बड़े बदलाव में वो खुद को एक बड़ा पोस्ट वहां मतलब वो चाहते थे कि हम ही डिसीजन मेकर हम रहे। लेकिन गांधी फैमिली डिसीजन वो किसी को देगा? गांधी फैमिली ही डिसीजन ले सकता है। अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो उसके बाद ही जो है ना, आप देखिए कि वहीं से जो अलग हुए दोनों लोग, तो उसी के बाद से राहुल गांधी चले गए भारत जोड़ो यात्रा पर, और प्रशांत किशोर आ गए बिहार में, यह भी यात्रा पे निकल गए, है ना। तो ये भारत जोड़ो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट था प्रशांत किशोर का ही, है ना। उसको राहुल गांधी वहां से लिए और वो अपने हिसाब से वो उसको प्लानिंग करके करने लगे, और प्रशांत किशोर फिर यहाँ पर आके करने लगे। तो अंदर ही अंदर तो बातचीत हो ही रही थी ना। और जैसा सर ने भी बताया कि कृष्णा अल्लावरू ने एक इंटरव्यू में कहा है इस बात को लेके कि बिहार के कई मुद्दों पर हमारी कई बार जो है बातचीत हो चुकी है। मतलब कांग्रेस से अछूते नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच में भी, अब हो सकता है चुनाव के बाद में भी, है ना। तो मतलब कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के साथ कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बातचीत कर रहे थे। हो सकता है काम भी कर रहे होंगे, कौन जानता है। उनकी जो कंपनी है कई लोगों के लिए काम कर रही है। ममता बनर्जी का चुनाव होने वाला, हो सकता है कि वहां भी इनकी कंपनी इंटरनली काम कर रही हो, कोई ठीक है। हाँ, चुनाव परिणाम के बाद वो गए भी थे। हाँ, तो वही बात है कि मिली भगत तो बहुत दिन से चल रहा था। अब कृष्णा अल्लावरू बोले हैं तो बोले हैं, यह भी एक रणनीति का पार्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इनके मुंह से निकल गया है जबरदस्ती, जरूर कुछ बड़ा जो है खिचड़ी पक रही है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाई मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और इधर जाएंगे तो सताए ही जाएंगे, राजद की तरफ सताए ही जा रहे हैं। तो चलो भाई, इसको भी आजमा के एक बार देख लेते हैं। सवाल यह है सर कि ठीक है दोनों हारे, लेकिन प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा जो है वो आप भी जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। और गांधी फैमिली में डिसीजन सिर्फ गांधी फैमिली ही लेता है। तो इसमें हार के बाद भी क्या इस दोनों में सहमति बन सकती है? एक बात है सुनील जी, कि जैसे कांग्रेस, हम बताए ना, हारे को हरि नाम, तो कांग्रेस की भी दुर्गति हो गई बिहार में, और दुर्गति का कारण था राजद से किचकिच, सीटों को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर किचकिच चल रहा था। और कांग्रेस चाहती है अपने पैर पर खड़ा होना बिहार में। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जो है इस चुनाव में बहुत अच्छी नहीं कर सकी, लेकिन उसको बहुत बुरा भी हम नहीं कहें। 14 लाख के आसपास वोट आया। 14 लाख वोट तो आया ही, 17 लाख वोट है। 3.44 जो है क्या कहते हैं उसका, ये क्या कहता प्रतिशत, तो कम वोट नहीं। जीता भले कोई नहीं, जमानत जब्त हो गया 98% लोगों का, इस सब चीज सही। लेकिन पहले चुनाव में इतना वोट लाना भी काफी, और कैडर तो कम से कम तैयार कर लिया ना, 14-15 लाख 17 लाख वोटर कैडर। ये एक जो है तस्वीर उभरी है प्रशांत किशोर की, उससे कांग्रेस चाहती है कि हम जो है प्रशांत किशोर के साथ अगर तालमेल करें तो राजद से मुक्ति मिल सकती है, और 2030 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो है हम लोग एक मजबूत स्थिति में बिहार में खड़ा हो सकते हैं। दोनों की रणनीति वही, दोनों के दुश्मन कौन है? भाजपा। प्रशांत किशोर का भी इस बार जो दिखाई पड़ा, नतीजे जो आए, जो चुनाव में जो उनके कैंडिडेट हराए, वोट काटे, वह भी साफ जाहिर हो गया कि राजद से कहीं ज्यादा हानि हुआ एनडीए को पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की। भले विपक्ष के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा हो कि ये बी टीम है भाजपा की, भले विपक्ष के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि बी टीम है भाजपा के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घाटा राजद को भी हुआ और बीजेपी एनडीए को भी हुआ। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं दोनों में सामंजस्य
बनेगा। एक सवाल ये है सागर जी आपसे लेना हम्म। चाहेंगे, कांग्रेस की रणनीति है कि वो खुद को एस्टेब्लिश करे बिहार में फिर से, क्योंकि अभी जो है वो बैसाखी के सारे और मतलब एकदम दब्बू की तरह है, बिल्कुल, क्योंकि लालू जी जो है सो उनको बिल्कुल। बढ़ने नहीं दे रहे हैं और हर फैसले जो कांग्रेस लेना चाह रही थी इस बार देखने को मिला कि अंततः लालू जी ने अपनी ही चलाई। बिल्कुल तो ऐसे में कांग्रेस अकेले अपने दम पे कांग्रेस को ये कोशिश करनी चाहिए यहाँ खुद को बिहार में खड़ा करने की, क्योंकि या फिर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो फिर कांग्रेस को फायदा होगा या फिर उसी स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर भी जिस तरह के रणनीतिकार हैं और जिस तरह का उनका मिजाज है उस हिसाब से क्या कांग्रेस यहाँ फिर उभर पाएगी साथ में मिलकर? हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा इसमें ये एस्पेक्ट है ना कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, प्रयोग करने में क्या जाता है। पप्पू यादव को लाके प्रयोग किया गया, पप्पू यादव थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर दिए कांग्रेस को, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। यादव को देखिए, पप्पू यादव को कांग्रेस ने तो कहीं कोई जगह दिया नहीं, जगह नहीं दिया सर, लेकिन पप्पू यादव सर यही बड़ी मिस्टेक है ना पूरी तरह से इन किया, न पूरी तरह से आउट किया। इन भी पूरी तरह से कर लेते तो उनके हिसाब से रणनीतियां बनती, उनके हिसाब से रणनीतियां बनती, एक जिम्मेवारी उन पर रहती। बताते हैं इन इसलिए नहीं किया कि लालू यादव नाराज हो जाते, हाँ, तेजस्वी यादव नाराज हो जाते, कांग्रेस से खुद लोग नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस के वर्कर नाराज भी जो पप्पू यादव की स्वीकारता नहीं है, एकदम नहीं है ये चीज आप पूरी तरह से आउट भी नहीं किए। लेकिन स्वीकारता नहीं थी तो फिर राजेश राम का वो बयान, सीट मिलने में पप्पू यादव ने दबाव बनाया, तो दबाव तो उन पर बहुत लोग बनाया है। पप्पू यादव बाहर से दबाव नहीं बना सकते हैं, बाहर से ही उन्होंने दबाव बनाया, कई लोगों को टिकट दिलवाए पप्पू यादव का जो है वहाँ प्रियंका गांधी से तो कहीं न कहीं संबंध था ही। वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर कोई ना कोई और राहुल गांधी से भी संबंध था भाई, राहुल गांधी के साथ घूमे ना भाई यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा पर घूमे और प्रियंका गांधी के मंच पर भी आए प्रचार के दौरान, तो कहीं न कहीं है अंदर खाने थी बातें, तो लेकिन पार्टी के में दबाव के वजह से उनको सामने नहीं लाया जा रहा था। और टिकट तो दिया ही उन्होंने, कस्बा से दिया अपने पर इरफान को, पूर्णिया से नहीं दिया और पूर्णिया से दिया जितेंद्र सिंह यादव थे, जितेंद्र सिंह। तो ये दूध को कैंडिडेट के बारे में तो हल्ला खूब हुआ और उसमें लेन देन की भी चर्चा खूब हुई। और एक खबर भी चलाया था आपने, हम ही चलाया था कि जो 5 आदमी उनके थे जो अचानक पहुंच गए थे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए थे। तो ये सब चीजें जो थी था ही। तो पप्पू यादव ये सब खेल करते रहते हैं, वो आपस में अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह से खेल खबर और चली थी, जो रितु जायसवाल ने एक पोस्ट डाला था, आपको याद होगा कि पप्पू यादव का उनको बहुत समर्थन मिला। अगर एक तरफ कांग्रेस के लिए पप्पू यादव काम कर रहे थे तो वहां से रितु जायसवाल तो राजद को ठीक है। सवाल आपका ये नहीं है कि पप्पू यादव, मतलब सवाल आपका ये था कि पटेगा कि नहीं पटेगा, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के पास पटेगा कि नहीं पटेगा। तो शुरुआत में ही सर ने कहा ना कि हारे को हरिराम, दोनों ही हारे हुए हैं, एक प्रयोग कर लेते हैं, है ना। प्रशांत किशोर भी प्रयोग कर लेंगे भाई, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है बिहार में राजनीति कर लेना, है ना। देखिए नहीं इसमें हम थोड़ा सा अंतर करेंगे आपसे कि अब जो है ना एक जमीन बनाई जा सकती है, मतलब विपक्ष की ओर से विकल्प के तौर पर, सत्ता के विकल्प के तौर पर एक जमीन बनाई जा सकती है। अभी जो है मजबूत जमीन थी किसकी, राजद की थी सबसे मजबूत। वो मजबूत जमीन जो है कहीं न कहीं खिसक गई है, हालांकि उसको वोट बहुत आया, 1 करोड़ 15 लाख वोट, ये कम मायने नहीं रखता। सीटों में वो परिणत नहीं हो पाया वो एक समस्या, सीटों में वोट परिणत नहीं हो सका। इसका नतीजा यह नहीं है कि उसका आधार किसका है, लेकिन तो सर नतीजे बता रहे हैं, नतीजे नहीं प्राप्त हुए तो उस कहीं न कहीं कमी रह गई। तो सर 100 आप बता रहे हैं कि इतने वोट जो लाई राजद, तो उसमें आप यह भी देखिएगा ना कि बाकी जो घटक दल हैं या फिर जो भाजपा जदयू, इनसे काफी अधिक सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही थी। वो सब कुछ ठीक है, तो उससे तो ज्यादा सीट पर लड़ रहे थे प्रशांत किशोर। हाँ, तो प्रशांत किशोर तो भाई अब 138 सीट पर 238 सीट पर लड़े, और वो तो 143 सीट पर लड़ा राजद। देखिए मेरा ये कहने का है कि वोट आया, वोट जो है सीट में परिणत नहीं हो सका, नहीं समझे। तो ये चीज जो है आगे जो है, जो उसके विकल्प, मतलब उसके जो मतदाता थे, जो निराशा जिसको हाथ लगी है ना, सीट नहीं मिलने से चाहे जीत नहीं हासिल हुई, तो वो मतदाता आगे विकल्प मिलेगा तो भाजपा और जदयू को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर उस प्लेटफॉर्म पर जा सकता है
संभावना बनती है। मतलब यही सर का कहने का मतलब है कि जो ये वोट जो वोट कांग्रेस का है, जो राहुल की वजह से कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, एनडीए का कोर वोटर टूट के चला जाए, ये मुश्किल है, अभी मुश्किल है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में भी मुश्किल है। राजद का जो राजद का जो वोटर, जैसे मेरा होता जो कांग्रेस का वोट कर रहा है, राजद के डर से राजद के डर से वोट नहीं करता है, वो वोटरों को पोलराइज जो है ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। और देखिए सर, एक बात और हम कहेंगे, कांग्रेस की कहीं से भी दिलचस्पी बिहार को लेके नहीं है। मुझे जो मेरा आकलन जो कहता है और जो हम नेताओं से बातचीत के आधार पर कर रहे हैं, उसको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने से, गठबंधन बनाने से, सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी को, सीधा केंद्र। हाँ, उनको ये है कि बिहार में चूंकि मजबूत इसलिए रहना है कि लोकसभा जो उनका आए, जब उनका प्रधानमंत्री वाला जब चुनाव हो तो यहाँ से जो पार्टियां हैं वो उनको वोट ज्यादा से ज्यादा दिला सके, यही मतलब है। बाकी बिहार में किसका सीएम बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं कांग्रेस को। और इसलिए ही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और उनकी पट सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर को दिल्ली से कोई मतलब नहीं होगा और राहुल गांधी को बिहार से कोई मतलब नहीं होगा। तो बिहार का जो डिसीजन होगा, अगर मिल जाते हैं दोनों, तो वो प्रशांत किशोर ले सकेंगे और केंद्र का जो होगा वो कांग्रेस ले सकेगी। वोट के लिए दोनों भी लड़ रहे हैं। हाँ, एक ही वोट बैंक के लिए दोनों लड़ रहे हैं। दलित हाँ, और सवर्ण का वोट है ना, लड़ाई भी इसी की थी। ये तीनों का, दोनों का वोटर भी वही है, हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस और प्रशांत किशोर। तो ये सब समीकरण जो है, क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट अभी इस बार भी 75% 80% वोट किया है राजद को, उसके बाद ही किसी को किया है। तो उसको इन लोगों को है हथियाना। प्रशांत किशोर का भी उधर एक फोकस था, है ना, और कांग्रेस का भी उधर एक फोकस है कि हम अपने पुराने जो मेरे जनाधार थे वो उसको अपनी ओर मोड़ा जाए। सवर्ण तो बहुत हद तक कांग्रेस प्रशांत किशोर मोड़ लिया, बहुत क्षेत्र में कैंडिडेट देकर, चाहे वोटर्स भी उनके मिले, है ना, लेकिन कांग्रेस को सवर्णों का साथ नहीं मिला बिहार। और वजह राजद को, वजह राजद। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं सर कि जो अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आती है तो ये जो दोनों के जो वोटर है और आपस में मिलते हैं तो बिहार में एक नया विकल्प तैयार हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है भारत का, 150 साल। प्रधानमंत्री मोदी ने आप इस पे आज भाषण भी दिया और उसमें उन्होंने चुटकी भी ली। विपक्ष के एक सांसद थे टीएमसी के, जिसको उन्होंने कहा सदन में ही, जो आपको तो दादा कह सकते हैं ना, क्योंकि वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दादा बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा दादा नहीं कहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको थैंक यू, और आपको तो दादा कह सकते हैं ना, एक तरह से चुटकी भी ली। लेकिन और प्रियंका गांधी ने इस पे सवाल भी उठा दिया सर। उन्होंने कहा कि अभी ही इस पे जरूरत क्यों थी बहस की, क्योंकि बंगाल का चुनाव है और बंगाल के चुनाव में जैसे ही वंदे मातरम का मुद्दा उठता है तो टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज जो है सो गले का बोलते हैं ना, एक हड्डी बन, हाँ, गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि आप देखेंगे ये वंदे मातरम को लेकर जो बयान रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक के जो बड़े नेता रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी का देख लीजिए, गले पे छुरी रखोगे फिर भी नहीं बोलूंगा, और ऐसे बहुत सारे नेता। और बंगाल में मुस्लिम जो है वो ममता बनर्जी को वोट करती है अभी, और ऐसे में ममता बनर्जी एक पसोपेश में है, क्योंकि अगर वो समर्थन करती है तो मुस्लिम वोट छिटकता है और विरोध करती है तो भाजपा को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। हाँ, देखिए, वंदे मातरम तो उसकी 150 साल पूरा हो गया, है ना, 1875 की बात है ये बातें। तो उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था, बाद में आनंद मठ उपन्यास है उसमें शामिल किया गया था, छपा था, बंग दर्शन अखबार था, तो उसमें छपा था। तो उसके बाद जो है आपको 1896 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ किया था। वहीं से इसको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली है उसके बाद से। लेकिन इसमें जो मूल पूरा जो था, कविता जो लंबी थी, उसको काट के 10 पंक्ति में प्रस्तुत किया गया। इस पर सवाल उठा था, इस पर आज प्रधानमंत्री ने भी उठाया, कहा कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी कविता जो है उनकी गीत को अगर शामिल किया जाए तो यह हो जाएगा, इससे अल्पसंख्यकों में, मुस्लिमों में जो है
रोष हो जाएगा। गलत उनके संदेश आस्था को ठेस पहुंचने वाली आस्था बात को हो रही ठेस पहुंच जाएगी, इसलिए उसको काट दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा भी नहीं, चर्चा 1 घंटा का चर्चा हुआ, उन्होंने कहा नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या कहता है झुक गए, जिन्ना के सामने झुक गए, जिन्ना के आगे झुक गए, और उन्होंने जो है मूल भावना जो है इस गीत की, उसको उन्होंने 2 पार्ट में कर, उसका विभाजन कर दिया। तो वह मुस्लिम तुष्टीकरण की बात पर आज उनका क्लास ले लिया। जी, राजनीति से इसको थोड़ा अलग रख के पहले इस पे बात कर लेते हैं। सागर जी, आपसे क्या लगता है कि किसी एक समुदाय के लिए, मतलब किसी एक समुदाय का आस्था, और ऐसी कोई पंक्ति इसमें है नहीं, क्योंकि आपने चाहे तो पूरा पढ़ के आप सुना भी सकते हैं एक बार इसमें, क्योंकि और ऐसे में अगर उस समय वंदे मातरम को कहा जा रहा था कि अगर उस समय ये बात सही रहती तो वंदे मातरम राष्ट्र गान हो सकता था, लेकिन इन्हीं सब कारणों से, खास करके एक समुदाय का जो आस्था को ठेस पहुंचाने के कारण इसको पीछे रखा गया और उसमें से कुछ पंक्तियों के हटा भी दिया गया। पहले हम चाहेंगे कि पहले जो पूरी पंक्ति है वो आप एक बार सुना दें। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमितम द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो था अभी वाला है, और मूल गीत की अगर बात करें तो इसमें कुछ और चीजें जो है ऐड थी पहले, जो जिसको कि हटा दिया गया। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खरक वाले अबला केनो माम तुमी एतो बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुम ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गई मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलम अतुलम सुजलम सुफलम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरिणीम भरिणीम मातरम वंदे मातरम। तो ये पूरी मतलब पूरा गीत है, ये पूरी गीत है, लेकिन इसको काट दिया गया। हाँ, ये जो है प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि 1937 में ना मोहम्मद जिन्ना के विरोध के बावजूद, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके विरोध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 2 पार्ट में कर दिया। कहा कि उससे मुस्लिमों में गलत संदेश जाएगा, उनको भड़काता है, उनके आस्था के चोट है ये। लेकिन इसके बावजूद भी तो सर इसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया ना, इसको गाने की अनिवार्यता नहीं है। जब हटा दिया तब तो इसको कर देते ना, जिस पार्ट से दिक्कत था उसको हटा दिए, उसके बाद तो बनाया गया फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बनाया गया सर, राष्ट्रगीत इसको बनाया गया, और राष्ट्रगान हो गया जनगण। हाँ, तो वो बना। तो ये है, लेकिन इसको जो मिलना चाहिए था, जो महत्व मिलना चाहिए था, जो अनिवार्यता राष्ट्रगान के प्रति पूरी तरह से सम्मान है, राष्ट्रगान उसी तरह से है कि सबको यह गाना चाहिए, राष्ट्रगान है, लेकिन इसको जो है मुस्लिम समाज नहीं गाता है, इसके नेता मुसलमानों के इसका खुला विरोध, इतना भी नहीं गाते हैं। हाँ, हमको याद है जब विजय सिन्हा अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बार इसका पाठ करवाया था विधानसभा में। उस समय जो थे विपक्ष, तो मुस्लिम तो जो नेता है AIMIM के जो नेता है उन्होंने तो बाइकआउट किया ही था, पूरा विपक्ष बिहार विधानसभा में जो अभी विजय कुमार सिन्हा, बिल्कुल उस समय किए थे, जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब तो वो विरोध किया था, पूरा विपक्ष बाइकआउट, पूरा देश का मुस्लिम नेता विरोध करता है कि भाई हम इसको नहीं कहेंगे, हमारे भावना के खिलाफ। सर कुछ लोग तो भारत माँ की जय भी नहीं बोलता है। हाँ, माता के नाम पर जो है मुस्लिम लोग भड़क जाता है। सारे मुस्लिम नहीं भड़कते हैं सर, कुछ है सर, कुछ जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं जो जिनको उस खास हम समाज की बात नहीं कर रहे, नेता की बात, बिल्कुल नेता भड़क जाता है। हाँ, नेता जिनको की, और नेता जब भड़कते हैं
स्वाभाविक है कि समाज पर भी इसका बुरा असर नहीं, और इस पड़ेगा। देश का दुर्भाग्य है सर, जब नेता को बोला जाता है तो कहते हैं संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है कि हम हाँ। बोलेंगे। तो क्या जय फिलिस्तीन संविधान में लिखा हुआ है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है जय फिलिस्तीन, जो आप शपथ लेने के बाद नारा लगाते हैं? तो ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। हाँ। तो ये बातें लोकतंत्र इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 साल पूरा होने के बाद 151वां साल जो शुरू हुआ उसको जो है पूरे देश में पूरे साल भर उत्सव के तौर पर मनाने का संकल्प लिया और उसकी शुरुआत आज जो कर दी। एक सवाल है सर, विपक्ष का ये आरोप है कि चूंकि बंगाल का चुनाव है और जो लिखने वाले थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उनके यहाँ जो उनके घर की जो हालत है वो वीडियो में हम लोगों ने दिखाया है, बहुत खस्ता हालत है। वहां जो टीएमसी की सरकार है वो बिल्कुल उदासीन है उस चीज के प्रति। तो क्या लगता है विपक्ष का ये आरोप सही है कि जो बंगाल चुनाव के लेकर वंदे मातरम का मुद्दा अभी लाया गया? और एक सवाल और रहेगा कि क्या अगर मान लीजिए तो भाजपा को इससे कोई फायदा होगा बंगाल में? देखिए, यह तो है विपक्ष का भी आरोप कहीं ना कहीं सही, लेकिन 150 साल पूरा हुआ, यह भी 150 पहले कर देते हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री चाहते तो क्या 150 पहले कर देते क्या? प्रियंका गांधी ने भी कहा भाषण में भाग लेते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अभी जो समय है मूल समस्या उसको नहीं आप करते हैं, उठाते हैं। मूल समस्या से देश को भटकाने के लिए बंगाल चुनाव को देखते हुए आप जो है या तो सर 100 साल जब पूरा हुआ तब काहे नहीं मनाई कांग्रेस? जब 100 साल वंदे मातरम का हुआ तो कांग्रेस क्यों नहीं मनाई? यही चीज तो कह रहे हैं कि तब 100 साल था तो कांग्रेस नहीं मनाई, 101 में भी नहीं मनाई, 111 में भी नहीं मनाई, 121 में भी नहीं मनाई, अरे 50वां छोड़ दिए, 50वां भी 50वां भी नहीं मनाई। ऐसे नहीं होता है, जैसे 100 में होता नहीं सर, 50 तो मना ही सकते हैं। 100 में होता, ठीक है, 100 में होता, 125 होता, 125 होता, 150 होता, 150 में तो भाजपा ही है। 150 में भाजपा बना रही है तो विरोध नहीं, भाजपा नहीं सर, पूरा देश मना रहा है। अगर सरकार भाजपा की है तो पूरा देश मना रहा है। जब मनाया जा रहा है सरकारी तौर पर तो इसमें जो है ठीक है, हम मानते हैं कि आप विपक्ष में हैं तो आप जो है राजनीति करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लिया इन्होंने, उन्होंने जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस गीत को जो है 2 पार्ट में कर दिया, 2 भाग में हटा दिया, बांट दिया, तोड़ दिया। तो ये चीज तो है, इसलिए भड़क गई कांग्रेस। और यह भी आरोप लगा रही है, ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त जो है बंगाल चुनाव को देखते हुए इसको बनाया जा। अच्छा ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि ममता बनर्जी आरोप लगे, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बंगाल के थे ना, बंगाल के थे, एक तरह से एक कह लीजिए उनका अहम योगदान रहा है। अहम योगदान है, ठीक है। उन्होंने अपनी गीत के माध्यम से अंग्रेजों को चिताया। आज भी सर उनके घर पे चले जाइए, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। उनका घर में है दयनीय स्थिति में, उनका घर जो है टूटा फूटा हुआ है। एक बार जो है वामपंथ की जब सरकार थी 20 साल पहले, उसने उसका जीर्णोद्धार किया, मरम्मत। उसके बाद से जो है ममता बनर्जी ने कभी झांकने की भी कोशिश नहीं की। कह सकते हैं कि ममता बनर्जी वोट के तुष्टीकरण के लिए इस मुद्दे से बचती रही, एकदम बचती रही हैं। और अगर भारत भाजपा को इस मुद्दे उठाने की वजह से फायदा मिलता है बंगाल चुनाव में तो क्या गलत है भाई? क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश की बात है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ की कोई देश विरोधी बात है या भाजपा अपने व्यक्तिगत नीति पे। जैसा कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया, फायदा मिल सकता है भाजपा को, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? वो मुद्दा आप ही उठा लेते बिल्कुल पहले। ठीक है, कांग्रेस नहीं मनाई, टीएमसी काहे नहीं मनाई? बिल्कुल। आप तो बंगाल से आते हैं ना भाई, आप तो बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं ना आप, तो कहीं नहीं होना चाहिए। चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे बंगाल से बाहर के थे, वही ना बोल रहे कि सर जब बंगाल की अस्मिता की बात टीएमसी करती है, ममता बनर्जी करती है, नहीं, जबकि पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है ना, वामपंथी दल जी, वो मानता है भी असूल में, बिल्कुल है ना, उसके यहाँ धर्म है, न जाति है, कुछ नहीं। लेकिन उसकी जब सरकार थी बंगाल में 20 साल पहले, तो इनका जो मकान था उसका जो है एक बार जीर्णोद्धार करवाई, है ना। लेकिन उसके बाद से ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं करवाई? तो ममता बनर्जी की सरकार आई तो उसको दिखाना चाहिए कि बंगाली अस्मिता के लिए लड़ाई करती है, उनको तो एकदम बढ़ चढ़ के इसमें बोलना चाहिए आगे। तो मतलब राष्ट्रवाद के मुद्दे से डर क्यों लगता है ममता बनर्जी को? ये ना बड़ा सवाल है भाई। बिल्कुल, ममता बनर्जी को बहुत मुद्दे इस बार है। जैसे अब एक आ गया तो कौन हिमायू का किया, मस्जिद बाबरी मस्जिद का बना रहा, कहाँ गया प्रशासन आज ममता बनर्जी का?
क्यों नहीं उस पर रोक लगाई? बाबरी मस्जिद की नींव रख दी उन्होंने मुर्शिदाबाद में। बाबरी मस्जिद का नींव रख दिया गया और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ आपके पार्टी पार्टी से का निकाल- सांसद है, विधायक विधायक है। है, और आपने उसको पार्टी से निकाल के सिर्फ छोड़ दिया। तो गिरिराज सिंह ने जो आरोप लगाया कि यह ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, ये कौन गलत लग रहा है? सर इसी को इलेक्शन कमीशन का जो वहां मुख्यालय है उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है टीएमसी। अब बताइए इससे बड़ा विडंबना क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को छोड़िए, उससे पहले सीबीआई जब गई थी जांच के लिए तो पता ही है। नहीं, सबके लिए था पुलिस, उसका बंगाल पुलिस, लेकिन हुमायूं को शिलान्यास से रोकने के लिए पुलिस सो रही थी, पुलिस बंगाल की पुलिस सो रही थी। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी उल्टे फंस गई है। भले वो अलग हो गए हैं, कहते हैं कि हम 135 सीट पर लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएंगे, चुनाव मेरी जो है उनके साथ चुनावी गठजोड़ होगा, है ना, ये सब बातें उन्होंने कही। नहीं, इस पे अंतिम टिप्पणी, वंदे मातरम के इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी फंस गई है, आपको क्या लगता है? फंस तो गई है ममता बनर्जी, और फंसना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से जब वो मुद्दा था, और ये राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा इसको मान के चलिए, अगर देश लेवल पे मान के चलिए, और इसकी चूंकि ये कनेक्टेड है बंगाल से, डायरेक्ट कनेक्टेड है बंगाल से, तो इसमें ममता बनर्जी ने अगर कोई कदम नहीं उठाया है तो गलती उनकी है, और इसलिए वो फंसी है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने उनको फंसा दिया है, ये मैं नहीं मानता हूं। गलती है टीएमसी की, ममता बनर्जी की, इस वजह से आज वो फंसी है, और मुश्किल होगा आने वाले चुनाव में ये मुद्दा उठेगा जो कि भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। आपको भी यही लगता है सर? देखिए, ममता बनर्जी वंदे मातरम का मुद्दा चलेगा, ममता बनर्जी कहीं न कहीं फंस गई है ना, वंदे मातरम के मुद्दे पर, और खास करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मामले। आगे बढ़ते हैं सर, और उसके बाद इस डिबेट को समाप्त करेंगे। ये आखिरी सवाल है, बिहार में बुलडोजर एक्शन पूरा हर तरफ देखिए छाया हुआ है। जो गृह मंत्री हैं वो एकदम सजग हैं, और काफी अपने स्तर पे जो है सो तरह बार बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और जहां जहां भी वो काम है वो बहुत तेजी से वो काम बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार 10 साल 15 साल जो कोर्ट का फैसला आ भी गया था, उसके बाद भी वो जमीन खाली नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने पद संभाला, अब वो जमीन पे कार्रवाई हो रही है और खाली कराया जा रहा है। लेकिन एनडीए में इस चीज को लेके थोड़ा मनमुटाव दिख रहा है। जैसे एक तरफ जीतन राम मांझी ने विरोध कर दिया था, दूसरी तरफ आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, और उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद है, और पुत्र जदयू में शामिल हुए, आरजेडी में थे, जदयू में शामिल हुए, और नवीनगर से विधायक बन के आए हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन का बुलडोजर से विरोध करना, सर इस बुलडोजर एक्शन का आपको क्या लगता है, क्यों उनको बुलडोजर के इस एक्शन से परहेज क्यों? एक बात जान लीजिए कि धीरे धीरे जैसे बुलडोजर एक्शन से गरीबों के हमदर्द दिखाकर, है ना, लोग इस पर राजनीति करने लगे। झोपड़ियां जो उजारी जा रही, उजारी गई सर, वही झोपड़ी है जो कोर्ट के द्वारा। देखिए, इसमें एक चीज हम आपको बोलेंगे कि झोपड़ियां जो तोड़ी जा रही हैं या हटाई जा रही है, जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, तो इसमें सम्राट चौधरी की बहुत ज्यादा भूमिका है। इसको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ये तो नगर निगम का या नगर निकाय का जो होता है उनका काम होता है ना। तो इसमें पुलिस न सम्राट चौधरी के पास है, तो प्रशासन अगर डिमांड करेगा, नगर निगम अगर डिमांड करेगा कि भाई हमको यहाँ पर करना है, तो प्रशासन वहां भेजना ही होगा। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर देखेंगे सम्राट चौधरी की, तो इसमें है नहीं। और विजय चौधरी ने तो स्पष्ट कहा था विधानसभा में कि भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो है पुलिस एक्शन ले रही है। देखिए, समस्तीपुर में जो आज की जो घटना है, वो खबर भी आप पढ़े होंगे, जिसमें जिस बात को लेकर हंगामा किया जा रहा था, वहां आज से नहीं 10 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आया, फिर भी खाली नहीं हो पाया था। अब अभी खाली हो रहा है, तो ऐसे में इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, वो भी क्या कि जो गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है इसके आड़ में। ये कहाँ तक ये राजनीति है ना? नहीं सर, ठीक है, लेकिन आनंद मोहन तो एनडीए के साथ है ना सर। तो जीतन राम मांझी भी है एनडीए के हिस्सा, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। वही वोटर, गरीबों का हमदर्द, क्षेत्रवाद, स्थानीय लोगों भाई पहुंच गया है। तो भाई इसी तरह से आनंद मोहन भी जो सासाराम में जो चल रहा है कार्रवाई, सहरसा में वहां पर लेके जो है उसको लेकर थोड़ा सा अपना है ना स्थानीय राजनीति जो होती है उसमें बस, और क्या हमदर्द बनने का एक अंतिम सवाल इस पे जो क्या लगता है, जिस हिसाब से बुलडोजर को मुद्दा बनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं जिस आड़ में नई गरीबों का घर टूट रहा है, जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, सरकार बैकफुट पे आएगी? आपको क्या लगता है?
मूड है आगे? देखिए बैकफुट पर आएगी ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ठंड का मौसम है और अगर किसी का घर वास्तविक रूप से टूट रहा है, कोई 10 साल से 5 साल से 20 साल से रह रहा है और अगर सही में उसका घर टूट रहा है, उसके पास कोई आशियाना नहीं है, देखिए बहुत ऐसा भी है कि घर कहीं और है और दूसरे जगह पर आके अपना वो जबरदस्ती आके वो रह रहा है, अतिक्रमण किया हुआ है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करे। सरकार की भूमिका यह होनी चाहिए कि अगर वास्तविक रूप से किसी का घर टूट रहा है, जिसका कहीं और घर नहीं है, तो उनके लिए तो प्रबंध करना चाहिए। और देखिए पटना की अगर बात करें तो आश्रय स्थल बनाए गए हैं जगह जगह पर, ठंड में किसी को परेशानी ना हो उसके लिए आश्रय स्थल बनाए गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आश्रय स्थल में पूरा घर लेके तो नहीं लोग जाएगा, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि नई सरकार बनी है, लोगों की जन भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। तो जरूर सरकार के दृष्टिकोण से जो मंत्री हैं विभाग के, उनको बैठकर इस पर मंथन जरूर करना चाहिए कि जो आम आदमी हरास ना हो। मतलब गलत लोगों के बीच में सही जो सही में इसको घर द्वार नहीं है, हाँ गृह विहीन है, तो उसको चिन्हित करके, हाँ उसको शिविर लगा के उसको घर देने का काम किया जाए, जिसे है ना प्रधानमंत्री की आवास योजना, उसके तहत उसको घर देता है। हाँ लेकिन इसमें विभाग और सरकार की जो मंत्री हैं उनकी भूमिका बहुत, उन्हें बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के मतलब एक मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई, देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई के आड़ में कहीं सही लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ठंड का समय है और ऐसे में बहुत से गरीब लोग हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं और वो उसके चपेट में आ जाते हैं। तो इस चीज पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए और इस चीज को चिन्हित रख के आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज के सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।